हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटा आज के इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.4 से, क्योंकि 2.3 जो है वो आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है, डायरेक्टली बिजनेस एंड पर आते हैं। 2.3 तक अभी तक हमने करे हैं। सेक्शन 1 में 15 क्वेश्चंस को रैप अप करने के बाद सेक्शन 2 जो है वो अभी रनिंग है, और सेक्शन 2 में 2.4 को हमने पिकअप करा। और 2.4 में क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। कहता द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ F999 लिमिटेड एज एट 31st ऑफ मार्च 2023। ये एग्जामिनेशन प्रॉब्लम भी है, पास्ट एग्जामिनेशन से लिया गया है। आगे कहता है कि जो शेयर कैपिटल है 1 लाख शेयर्स हैं। पहले ध्यान ये देना है कि कितनी शेयर कैपिटल है। नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख, फेस वैल्यू इतनी है, टोटल 10 लाख की है। और जहां तक आपके रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का सवाल है, एक तो जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम भी मौजूद है, उसमें 3 लाख है। टोटल 7 लाख उन्होंने बाहर के कॉलम में लिखा है। नॉन करेंट लायबिलिटीज का जहां तक सवाल है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में 10% डिवेंचर्स हैं, और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि कोई भी कंपनी जब डिवेंचर इश्यू करती है वो हमेशा किसी ना किसी चीज की सिक्योरिटी पर इश्यू करती है। सिक्योरिटी का बेसिकली यहां पर क्या मतलब है इसका, और 10% डिवेंचर सिक्योर्ड बाय ए फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स का क्या मतलब है। इसका मतलब है कल अगर ये कंपनी लिक्विडेट होगी तो सारे एसेट्स को बेच करके जो पैसा मिलेगा पहले हम डिवेंचर को रिडीम करेंगे। जस्ट नॉलेज के लिए, डिवेंचर्स इस केस में 20 लाख के हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स भी तुम्हें दिया हुआ है नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर 8 लाख का। उसके बाद करंट लायबिलिटीज है 1,20,000 की ट्रेड पेबल्स के रूप में। फिर नॉन करंट एसेट का जहां तक सवाल है उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी है 21,50,000 और 15 लाख की। उसके अलावा तुम्हें क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। फिर करंट एसेट का जहां तक सवाल है, करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज, ट्रेड पेबल्स और कैश एट बैंक है। क्वेश्चन में नीचे क्या कहता है, कहता है ऑन 21st of April 2023 द कंपनी अनाउंस द बायबैक ऑफ 25,000 ऑफ इट्स शेयर्स। तो कंपनी के जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स थे, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा कंपनी के 1 लाख शेयर्स थे, कंपनी बाय बैक कर रही है 25,000 शेयर्स का। और शेयर की फेस वैल्यू 10 है, लेकिन बाय बैक जो करा जा रहा है वो 15 रुपए के हिसाब से करा जा रहा है। और उसने ये भी लिखा कि इस पर्पस के लिए कंपनी ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को बेचा 2.5 लाख में। हमने देखा था कि कंपनी की जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में हमें दी हुई थी 2 लाख की दी है, और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट को 2,50,000 में बेचा है। इसका मतलब 50,000 का प्रॉफिट हो गया। फिर उसने ये भी कहा कि 25 अप्रैल 2023 को कहता है कंपनी अचीव दी टारगेट ऑफ बायबैक। इसका मतलब 25 अप्रैल 2023 तक कंपनी ने बायबैक का टारगेट अचीव कर लिया और शेयर्स बायबैक कर लिए। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं ऑन 1 मई 2023 द कंपनी इश्यूड 1 फुल्ली पेड अप शेयर ऑफ ₹10 ईच by way of bonus for every 5 equity share held by the equity shareholders। अब इस क्वेश्चन में बोनस इश्यू का पॉइंट भी है। आपको मालूम है कि बोनस इश्यू का बेसिकली क्या मतलब होता है। पहले तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी ने जो बोनस इश्यू करा है वो 1:5 के रेशियो में करा है। ये 1:5 के रेशियो में बोनस का क्या मतलब है बेटे? बोनस शेयर्स का मतलब है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आपके पास अगर इस कंपनी के 5 शेयर हैं, तो इसका मतलब कंपनी 1 शेयर आपको फ्री में दे रही है। बोनस शेयर जब कोई कंपनी करती है तो उसमें शेयर होल्डर्स को पे नहीं करना पड़ता, इस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि बोनस शेयर कंपनी फ्री में देती है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो बोनस शेयर कंपनी फ्री में देती है अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो कंपनी ने यहां जो बोनस इश्यू करा है वो 1:5 के रेशियो में करा है। बोनस इश्यू की एंट्री कैसे करेंगे हर बात में ये भी देखेंगे। फिर क्वेश्चन में लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। तो कहता है कि कंपनी को जो है नेसेसरी जनरल एंट्रीज इसमें पास करनी है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, फटाफट आप अपने नोट्स वगैरह भी निकाल लें और फिर अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझने के लिए आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन को फिर अब हमने सॉल्व करना शुरू करा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं, तो वही रास्ता हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी अपनाया। 2.4 से हम आज के इस सेशन को बिगिन कर रहे हैं। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम पहले एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एनालिसिस।
एनालिसिस करने के लिए हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स का हम बाय बैक कर रहे हैं। तो मैंने इसमें पहले वही लिखा, नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक। तो नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक इस क्वेश्चन में जो है हम 25,000 शेयर्स का बाय बैक कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? 25,000 शेयर्स का बाय बैक कर रहे हैं। अब 25,000 शेयर्स का जो बाय बैक कर रहे हैं तो उसके बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है और उस पे क्या हम प्रीमियम पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं। यह देखने के लिए मैंने इसकी नॉमिनल वैल्यू को देखा। नॉमिनल वैल्यू जो है वो 25,000 शेयर्स है और 25,000 शेयर उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से है। तो 2,50,000 जो है उसकी टोटल नॉमिनल वैल्यू है, यानी कि बाई बैक जो हो रहा है उसकी नॉमिनल वैल्यू तो 2,50,000 की है। और उसके बाद हम देखते हैं प्रीमियम ऑन बाई बैक। जहां तक प्रीमियम ऑन बाई बैक का सवाल है, प्रीमियम ऑन बाई बैक 25,000 शेयर से हर शेयर पे 5 रुपए का प्रीमियम हम पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब प्रीमियम ऑन बाई बैक कितना हो जाएगा? 1,25,000 का प्रीमियम ऑन बाई बैक हो जाएगा। यहां तक तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 2,50,000 का हमने रिप्लेसमेंट भी करना है, यानी कि अपनी कैपिटल बेस को रेस्टोर करना है। कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए आपको मालूम ही है कि हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स को देखना होता है और उसके अलावा हम फ्रेश इश्यू भी देखते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स मैंने यहां लिख दिया और मैंने यहां पर फ्रेश इश्यू भी लिख दिया। लेकिन मैं अब कई बार कह चुका हूं कि एकदम से इस वर्किंग को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने क्वेश्चंस में शुरुआती कुछ एंट्रीज करनी होंगी। तो अब हमने एंट्रीज को देखा। जहां तक एंट्रीज का सवाल है, एंट्रीज, तो पहली एंट्री जो हमारी होगी फर्स्ट एंट्री जो हमने करी, मैंने कहा उसको आप अमाउंट ड्यू भी लिख सकते हो। दैट इज एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू एंड कैंसलेशन ऑफ शेयर्स बॉट बैक, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स बॉट बैक। तो जो शेयर हमने वापस ले लिए, करेक्ट, उनको हम कैंसिल कर रहे हैं और इक्विटी शेयर होल्डर को हमने उसके अगेंस्ट पैसा देना है। इसका मतलब ये हो गया। तो पहली एंट्री हमारी होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 25,000 शेयर्स का बाई बैक हमने करा है, तो 25,000 इंटू 10 के हिसाब से हम क्या लिखेंगे? 2,50,000। तो बेटे 2,50,000 क्या हम प्रीमियम पे बाई बैक कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो प्रीमियम ऑन बाई बैक भी आपने लिखा। प्रीमियम ऑन बाई बैक 25,000 शेयर से 5 रुपए का प्रीमियम है पर शेयर पे। तो 25,000 इंटू 5, तो प्रीमियम ऑन बाई बैक आपका कितना हो गया? 1,25,000 का हो गया। टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट 3,75,000, 3,75,000। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके बाद एक्चुअली जब ये पहली लाइन लिखी थी उसी लाइन में उसने सेल के बारे में भी लिखा है, तो आप सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री भी कर दो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसने लिखा है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को 2,50,000 में बेचा है। जो हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है वो 2 लाख की है। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 2,50,000 रुपीज हमारे पास आएंगे। 2,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट हमारी 2 लाख की बाहर चली जाएगी। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 2 लाख वर्थ की इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर चली गई। आपको फायदा कितने का हो गया? 50,000 का आपको फायदा हो गया। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, ये 50,000 का अमाउंट आपने यहां पर लिख दिया। अब प्रीमियम ऑन बाय बैक को भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं, तो प्रीमियम ऑन बाय बैक को भी आप राइट ऑफ कर ही लो। प्रीमियम ऑन बाय बैक रिटर्न ऑफ। अब प्रीमियम ऑन बाय बैक को राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये मैं कई बारी बता चुका हूं।
प्रीमियम ऑन बाईबैक को बेटर रहता है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करें, और इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम मौजूद है और उसमें इनफ बैलेंस है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को मैंने डेबिट करा। मैंने 1,25,000 से डेबिट करा क्योंकि प्रीमियम ऑन बाईबैक 1,25,000 का है। मुझे सिर्फ प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करना है। हालांकि सिक्योरिटी प्रीमियम में हमने देखा काफी ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में, तो उसमें से 1,25,000 यूज हो गए प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करने में। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब यहां तक पहुंचने के बाद हम अपनी इस वर्किंग को पूरा कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व जब मैं करूंगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम में मैं देखूंगा कि कितना बैलेंस है। जैसा कि हमने देखा बैलेंस शीट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 लाख रुपए का बैलेंस था, उसमें से 1,25,000 रुपीज हमने यूज कर लिए प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करने में। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में जो अमाउंट अभी बचा हुआ है 1,75,000 का बचा है, तो 1,75,000 में इस्तेमाल कर सकता हूं। याद रखें कि मेरे को रिप्लेसमेंट जो करनी है या अपने कैपिटल बेस को जो रेस्टोर करना है वो 2,50,000 से करना है। यानी कि मुझे अब और कितना अमाउंट चाहिए, क्योंकि टोटल कैपिटल बेस जो मुझे रिप्लेस करना है वो 2,50,000 का करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने देखा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व भी क्वेश्चन में मौजूद है। चलो जनरल रिजर्व से तुम्हारी मर्जी है, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे मर्जी तुम ले सकते हो। तो जनरल रिजर्व से मुझे 75,000 की ही जरूरत है, तो इसलिए मैंने 75,000 ही लिए। तो इस तरह मेरी रिप्लेसमेंट पूरी हो गई और मुझे कोई फ्रेश इश्यू करने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं पड़ी। इज इट क्लियर टू यू? मुझे फ्रेश इश्यू करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट एंट्री लिखूंगा। नेक्स्ट एंट्री मैंने जब लिखी, फोर्थ एंट्री, तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की एंट्री अब हम करेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स हमने करा बिकॉज हमने सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल करा है 1,75,000 का, तो 1,75,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा मौजूद है। करेक्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद फिर मैंने जनरल रिजर्व से पैसा लिया। जनरल रिजर्व से हमने कितना अमाउंट लिया था, 75,000, और इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं। ऑफ कोर्स ये बुकिश एंट्री होती है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में हमने ट्रांसफर कर दिया 2,50,000। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई फ्रेश इश्यू नहीं है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट तुम्हें याद दिलाने के लिए कि इस क्वेश्चन में कोई फ्रेश इश्यू नहीं है। उसके बाद फिर हम एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करते हैं। एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करते तो हैं। अब बेटे नेक्स्ट टाइम से आपको थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा? इस बात का नेक्स्ट टाइम से क्या ध्यान रखना पड़ेगा? देखो तुम्हें एक्चुअल पेमेंट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, 3,75,000 का पैसा चाहिए ना तुम्हारे को, 3,75,000 का। तो क्या तुम्हारे पास 3,75,000 का पैसा मौजूद है या नहीं है, इसके लिए तुम्हें अपनी बैलेंस शीट को एक बार फिर से देखना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में हमने देखा था कि हमारे पास कैश में जो बैलेंस मौजूद है, अगर आप देखेंगे सिर्फ 40,000 का बैलेंस मौजूद है जो लास्ट आइटम के रूप में लिखा हुआ है। यह आपने नोट करा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो लास्ट अमाउंट लिखा हुआ है हमारे पास 40,000 रुपीज है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, इस पॉइंट को ध्यान से सुने। यानी कि कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब एक्चुअल पेमेंट का टाइम आए तो एक्चुअल पेमेंट के टाइम पर आपको यह पता लगे कि हमारे पास तो कैश में सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे पास कैश में कितना बैलेंस है अगर मैं देखना चाहूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैश में कितना बैलेंस है, चलो ये वर्किंग मैं यहीं कर देता हूं तुम्हें समझाने के लिए। तो कैश में कितना बैलेंस है, इसके लिए मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा कैश बैंक में इस वक्त मेरे पास जो पैसा मौजूद है। कैश बैंक अकाउंट में हमारे पास 40,000 रुपीज मौजूद थे, बैलेंस शीट में दिए हुए। क्या हमारे पास कुछ और कैश भी आया है? हमने ये एंट्रीज पास करी है। तो हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा था, 2,50,000 का हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बेच करके कैश आया था। तो अभी हमारे पास 2,90,000 हो गए, 2,90,000 हो गए। Isn't it or not? लेकिन मुझे एक्चुअल पेमेंट कितने की करनी है? सर एक्चुअल पेमेंट तो हमें करनी है 3,75,000 की। क्या हमारे पास कुछ और कैश भी आया था? और कैश तो हमारे पास नहीं आया था। तो मुझे
अमाउंट जो पे करना है वो तो इतना पे करना है ना, 3,75,000। समझना इस बात को है कि मुझे अमाउंट जो पे करना है वो 3,75,000 का अमाउंट पे करना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? 3,75,000 रुपीज का मैं अब अमाउंट पे करूंगा। तो हमने देखा कि इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है मुझे ये देखना पड़ेगा। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 85,000 का आ रहा है। इसका मतलब मुझे एक लोन लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट कैश नहीं है। भाई मैं एक्चुअल पेमेंट तभी तो कर सकता हूं ना जब मेरे पास सफिशिएंट पेमेंट होगी। तो तुम्हें कभी कभी ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या तुम्हारे पास सफिशिएंट कैश है या नहीं। ये चेक तब करना चाहिए जब तुम्हारे पास कैश में बैलेंस शीट के अंदर बहुत छोटा अमाउंट दिया हो। तो हमेशा चेक कर लेना चाहिए इस पॉइंट पर आकर के, जब हम एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करेंगे, कि क्या हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट कैश में है या नहीं। तो इसका मतलब इस केस में मुझे 85,000 का एक लोन लेना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे पास 2,90,000 है। जब मैं लोन 85 का लूंगा तो तब मेरे पास 3,75,000 हो जाएंगे। इसका मतलब अब इस क्वेश्चन में जब मैं अगली एंट्री करूंगा तो अगली एंट्री मेरी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, जो कि एंट्री नंबर 6 है अगर हमारी सीरियल नंबरिंग को देखा जाए। तो अगली एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यानी कि एक्चुअल पेमेंट करने से पहले ये जरूरी है कि आपके पास कैश होना चाहिए। बिकॉज इस क्वेश्चन में कैश नहीं था तो 85,000 रुपीज का आपको लोन लेने की जरूरत पड़ गई। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? हाँ, अब इस लोन को लेने के बाद मेरे पास 3,75,000 हैं। तो अब मैं एक्चुअल पेमेंट की एंट्री कर सकता हूं। तो अब मैंने एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करी। एक्चुअल पेमेंट। अब जब मैं एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करूंगा, एक्चुअल पेमेंट, तो मेरी एंट्री क्या होगी? मेरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जिसमें कि क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है 3,75,000 का। अब हम उसको डेबिट करके खत्म कर देंगे और उसके अलावा हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से अब जो मेरे बैंक में टोटल 3,75,000 पड़ा था वो अब जीरो हो गया क्योंकि मैंने सारा कैश यूटिलाइज कर लिया पेमेंट करने के लिए। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में बोनस इश्यू के बारे में भी था, यानी कि तुम्हें कुछ एंट्री और करनी पड़ेगी। एक एंट्री और इसमें करनी पड़ेगी, बोनस इश्यू से रिलेटेड तुम्हें एंट्री करनी पड़ेगी। बेटे मैंने तुम्हें अभी बताया कि बोनस इश्यू का मतलब क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया बोनस इश्यू। बोनस इश्यू का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देती है। इश्यू ऑफ शेयर्स, बोनस इश्यू का मतलब है इश्यू ऑफ शेयर्स, issue of shares by an entity to its existing shareholders, to its existing shareholders फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कंपनी ये शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में देती है। ये कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर फ्री में देती है, उसको हम कहते हैं बोनस इश्यू। इज इट क्लियर टू यू? अब जाहिर है कि जब कोई कंपनी शेयर्स फ्री में देगी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो कंपनी की फिर एंट्री क्या होगी? बिकॉज कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, चाहे फ्री में कर रही है, तो हमें टू शेयर कैपिटल तो लिखना ही पड़ेगा। टू शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? सर बिल्कुल लिखना पड़ेगा। टू शेयर कैपिटल तो हमें लिखना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे पास कैश तो नहीं आ रहा। तो बिकॉज शेयर होल्डर्स को हम शेयर फ्री में दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट एक एंट्री लिख देंगे, यानी कि कंपनी अपने ही रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रही है। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये आपको बोनस की एंट्री करनी पड़ती है। जब भी कोई कंपनी बोनस इश्यू करेगी तो कंपनी के रिजर्व्स कम होंगे और कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन कंपनी के पास कैश नहीं आएगा। इसका मतलब है कंपनी ने अपने ही रिजर्व्स का इस्तेमाल कर करके ये शेयर्स जो है वो इश्यू करे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब बेटे जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो जब हम रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से रिजर्व्स आपको पहले इस्तेमाल करने चाहिए। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है, और खास तौर से बोनस इश्यू फुल्ली पेड शेयर को जब करा जाता है,
तो उसमें रिजर्व्स का इस्तेमाल किस तरीके से करा जाता है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स when bonus issue BI, bonus issue is to fully paid share, is to fully paid share, is to fully paid share. जब हम अपने फुल्ली पेड ऑफ शेयर को बोनस इशू करते हैं तो उस केस में यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स कैसे करना चाहिए? ध्यान से सुनो, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि नंबर 1 पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करें अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है तो। नंबर 2 पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने आपको बताया कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के सिर्फ 2 यूजेस होते हैं। एक तो लिक्विडेशन के टाइम पर, अगर कल ये कंपनी लिक्विडेट होती है और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में बैलेंस है तो उसका यूज हम कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को पे करने में, या फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज बोनस इशू के लिए भी करा जा सकता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अगर कभी क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है तो कैपिटल रिजर्व, और उसके बाद आप रेवेन्यू नेचर के रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर बोनस इशू फुल्ली पेड अप शेयर को हो रहा है तो उस केस में कंपनी जो है कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का भी इस्तेमाल कर सकती है, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन जो कैपिटल नेचर के रिजर्व्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। बेटे कभी कभी बोनस इशू ऐसे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? सपोज कोई कंपनी है और उसके 10,000 शेयर्स हैं और हम मान लेते हैं कि ये 10,000 शेयर 10 रुपए का एक शेयर है और अभी तक कंपनी ने 8 रुपए बुलाए हुए हैं। तो कभी कभी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या कहती है कि भाई आपको 2 रुपए की कॉल पे करने की जरूरत नहीं है, जो बचे हुए 2 रुपए की कॉल है वो अब आपको पे करने की जरूरत नहीं है और हम आपका शेयर फुल्ली पेड कर रहे हैं। इसका मतलब यहां कंपनी बोनस इशू कर रही है, लेकिन कैसे कर रही है? जो पार्टली पेड अप शेयर है उनको फुल्ली पेड अप करने के लिए कंपनी जो है बोनस इशू कर रही है। तो बोनस इशू एक तो फुल्ली पेड अप शेयर को करा जाता है और कभी कभी पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए भी बोनस इशू करा जा सकता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को कह सकती है कि आपको बचे हुए 2 रुपए की कॉल पे करने की जरूरत नहीं है और आप मान के चलो कि आपने ये 2 रुपए पे कर दिए, यानी कि आपका शेयर जो है अब पूरा फुल्ली पेड हो गया है, आपको बचे हुए 2 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर भी एक तरीके से बोनस इशू हो रहा है। इजंट इट और नॉट? तो अगर बोनस इशू पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए करा जाता है तो उस केस में हम केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ बोनस इशू is to make partly paid up shares as fully paid, partly paid up shares as fully paid, then only revenue reserves should be utilized. तब उस केस में हम केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओनली रेवेन्यू रिजर्व्स कैन बी यूटिलाइज्ड। बात समझ में आ गई? कैन बी यूटिलाइज्ड। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बोनस इशू हो रहा है वो फुल्ली पेड शेयर को हो रहा है क्योंकि शेयर जो है फुल्ली पेड है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे बोनस की एंट्री करनी है। बोनस की एंट्री करने के लिए मैं क्या करूंगा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मेरी वर्किंग होगी, सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि इस वक्त एट प्रेजेंट जिस पॉइंट पर मैं बोनस इशू कर रहा हूं मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है। तो मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है पहले तो मुझे यह मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है ये मैं कैसे देखूंगा? इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके क्वेश्चन में जो शुरू में दिया हुआ था 1 लाख शेयर्स थे, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ था 1 लाख शेयर्स थे और एक शेयर 10 रुपए का था, फेस वैल्यू 10 रुपए की थी।
10 लाख रुपए की आपकी शेयर कैपिटल थी बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है। फिर आपने 25,000 शेयर्स का बाई बैक कर लिया। 25,000 शेयर्स का आपने बाई बैक कर लिया, तो इसका मतलब इस वक्त जब आप बोनस इशू करने जा रहे हैं, इस वक्त आपके 75,000 शेयर्स है। मैंने बताया ना, बोनस इशू का मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस इशू देना, फ्री में शेयर्स देना। तो इस वक्त हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 75,000 है और मेरी शेयर कैपिटल 7,50,000 है। अब बोनस की कंप्यूटेशन कैसे करी जाती है? बोनस की कंप्यूटेशन यानी कि जो हम बोनस शेयर इशू करने जा रहे हैं उसकी कंप्यूटेशन हम कैसे करेंगे? बोनस कंप्यूटेशन। तो बोनस की कंप्यूटेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुने। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि कंपनी जो बोनस इशू कर रही है वो किस रेशियो में कर रही है। अब रेशियो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंपनी क्वेश्चन में ये लिखा है कि हर 5 को एक शेयर दिया जा रहा है। वन शेयर फॉर 5 शेयर्स। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है कि हम हर 5 को एक शेयर दे रहे हैं। इसका मतलब अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर हैं तो आपको एक शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। और इस कंपनी के टोटल 75,000 शेयर्स हैं, तो 75,000 शेयर्स के लिए कंपनी कितने बोनस शेयर इशू करेगी ये तुम ऐसे देख सकते हो। तो 75,000 इंटू 1/5, तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है 15,000 शेयर्स का बोनस इशू करेगी, ये हम कह सकते हैं। 15,000 शेयर्स का बोनस इशू करा जाएगा और एक शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए के हिसाब से है। तो इसका मतलब बोनस अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,50,000। तो कंपनी एक तरीके से 15,000 शेयर 10 रुपए वाले फ्री में दे रही है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी को अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब पॉइंट यहां पर यह समझना है, अभी अभी मैंने आपसे एक चीज कही थी। मैंने कहा जब बोनस इश्यू फुल्ली पेड शेयर को होगा तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि नंबर 1 पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करें, लेकिन आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में अभी कोई बैलेंस नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो 3 लाख का बैलेंस था उसमें से 1,25,000 तो हमने प्रीमियम ऑन बाई बैक को राइट ऑफ करने में लगा दिए, 1,75,000 जो है वो हमने ट्रांसफर कर दिए सीआरआर में। तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में तो बैलेंस नहीं है, लेकिन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में बैलेंस है, क्योंकि यूटिलाइजेशन और रिजर्व्स की जब हमने एंट्री करी तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 2.5 लाख रुपए आ चुके हैं। तो इसलिए बोनस इशू के लिए मैं क्या करूंगा, अब ये जो एंट्री है मेरी बोनस इशू की है, तो बोनस इशू की एंट्री जो मेरी अब होगी, अब मैं क्या करूंगा, अपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन कर सकता हूं। तो बोनस इशू के लिए मैंने इसका इस्तेमाल करा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यह बात आ सकती है कि सर अगर हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कैपिटल बेस का क्या होगा। आपको भूलना नहीं है कि जब आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी शेयर कैपिटल भी तो बढ़ रही है। इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हो रहा है पता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में से बोनस इशू कितने का था? 1,50,000 का था। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 2,50,000 है, लेकिन मुझे 1,50,000 चाहिए और मैं लिख दूंगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं बोनस इशू। तो जब मैंने ये एंट्री करी तो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि हमने अपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल करा बोनस इश्यू के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब हो गया कि कंपनी ने अपनी सीआरआर को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं, बोनस इशू को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहते हैं, क्योंकि जो रिजर्व्स होते हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं कि बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है सर सीआरआर का हम इस्तेमाल करेंगे तो कैपिटल बेस का क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सीआरआर हट गया, उसके जगह पर अब इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई। तो बात यही है, यानी कि इतना हिस्सा सीआरआर का एक तरीके से कैपिटल में चेंज हो गया। इज इट क्लियर टू यू? 99% क्वेश्चन जब इस तरीके का एग्जामिनेशन में पूछते हैं तो जनरली वो बैलेंस शीट नहीं पूछते। इस क्वेश्चन में तुमसे बैलेंस शीट नहीं पूछी है, लेकिन फिर भी जस्ट तुम्हें थोड़ा सा अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने बैलेंस शीट भी बनाई। बैलेंस शीट, अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट पे मैंने क्या लिखा, 1, जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी से हमने स्टार्ट करा। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे मैंने तुम्हें अब कई बार बता दिया है, सबसे पहले हम शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं।
शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी मैंने कहा था आपसे कि आप पहले शेयर कैपिटल लिखेंगे। अब शेयर कैपिटल लिखने के लिए आपको अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखना होगा। पुरानी बैलेंस शीट में हम देख ही चुके हैं कि हमारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी वो 10 लाख की थी। कितने की थी? 10 लाख की हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल थी। हमने ये भी देखा कि हमने बाई बैक करा 2,50,000 का, तो 2,50,000 से मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो गई, 750 पर आ गई। लेकिन अभी अभी हमने कुछ बोनस इशू करे हैं और बोनस इशू 1,50,000 का करा, तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 से बढ़ गई। इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर जब मैं इक्विटी शेयर कैपिटल अपनी लिखूंगा तो बैलेंस शीट के अंदर मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट 9 लाख आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? राइट सर। उसके बाद फिर मैंने कहा हम रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। अब जहां तक रिजर्व्स एंड सरप्लस का सवाल है, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया कि मेरे सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 लाख रुपए जरूर थे। 1,25,000 हमने प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल कर लिए, नंबर 1। उसके अलावा 1,75,000 जो बचे थे वो हमने सीआरआर में ट्रांसफर कर दिए थे, उसका यूटिलाइजेशन हमने कर लिया था, हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में तो कोई बैलेंस नहीं बचा हुआ है। अब बारी आती है जनरल रिजर्व की। जहां तक जनरल रिजर्व का सवाल है, बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व 2,50,000 का मौजूद था और हमने उसमें से 75,000 यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स कर लिए, सीआरआर में ट्रांसफर कर लिए। तो मैं कह सकता हूं कि जनरल रिजर्व में जो बैलेंस बचा हुआ है वो 1,75,000 का बैलेंस बचा हुआ है। ये कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल कहा जा सकता है। जनरल रिजर्व के बाद फिर बारी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट के अंदर 1,50,000 दिया हुआ है और तुम्हें याद होगा हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बेची थी 2 लाख की 2,50,000 में, तो 50,000 का प्रॉफिट भी हो गया। इसका मतलब इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस 2 लाख है। हमने पीएनएल से कुछ भी अमाउंट नहीं लिया था सीआरआर के ट्रांसफर करने के लिए। उसके अलावा सीआरआर में हमारे जब हमने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करा तो सीआरआर में 2,50,000 रुपीज आ गए, लेकिन इसमें से हमने बोनस इशू के लिए अभी अभी 1,50,000 रुपीज इस्तेमाल कर लिए। इसका मतलब सीआरआर में अभी जो बैलेंस है वो 1 लाख का है। तो इसका मतलब टोटल रिजर्व्स जो हो गए वो 4,75,000 के आउटर कॉलम में हम लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में मैंने लिखा नॉन करंट लायबिलिटी। याद होगा तुम्हें इस क्वेश्चन में कुछ नॉन करंट लायबिलिटी डिवेंचर के रूप में दी हुई थी। तो नॉन करंट लायबिलिटी 10% डिवेंचर तुम्हें दिए हुए थे और अमाउंट तुम्हें दिया हुआ था 20 लाख का। डिवेंचर के अलावा तुम्हें यह भी याद होना चाहिए कि क्वेश्चन में तुम्हें करंट लायबिलिटी गिवन थी। अच्छा, 10% डिवेंचर्स के साथ साथ इसमें एक और लायबिलिटी भी थी, मुझे याद आया, अनसिक्योर्ड लोन के रूप में थी। तो अनसिक्योर्ड लोन का अमाउंट भी तुम यहीं पर लिख लो। 2 लायबिलिटीज क्वेश्चन में दी हुई थी जहां तक नॉन करंट लायबिलिटी का सवाल है। तो अनसिक्योर्ड लोन्स में अमाउंट जो था वो 8 लाख का था, तो वो भी तुमने लिख लिया। उसके अलावा फिर हमने थर्ड करंट लायबिलिटी लिखी। अब करंट लायबिलिटी जो हमने लिखी, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में एक तो ट्रेड पेएबल हमें दी हुई है 1,20,000। अब यहां पर आपको एक चीज का ख्याल करना पड़ेगा, वो ये कि आपने एक बैंक लोन लिया है। याद है आपको, एक्चुअल पेमेंट करने के लिए आपने बैंक लोन लिया था 85,000 का। हम मान के चल रहे हैं कि लोन जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए हमने लिया, इसलिए हमने उसको करंट लायबिलिटी के अंदर लिख दिया। तो इस तरीके से आपको इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू? राइट सर। उसके अलावा फिर हम अपने एसेट्स की तरफ आते हैं। जहां तक एसेट्स का सवाल है, एसेट्स के अंदर पहले तो हम नॉन करंट एसेट लिखते ही हैं। तो नॉन करंट एसेट के अंदर भी मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा। या फिर तुम फिक्स्ड एसेट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हालांकि आजकल हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही यूज करते हैं। अब बेटे इसमें जो आपको दिया हुआ था बैलेंस शीट के अंदर, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको गिवन है एसेट साइड में, उसमें जाहिर है कि कोई चेंज नहीं है 21,50,000। प्लांट एंड मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं है 15 लाख की। उसके अलावा तुम्हें क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी हुई थी NCI, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि खत्म हो गई, 2 लाख की थी, हमने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट बेच दी। उसके अलावा फिर मैं इसमें करंट एसेट लिखूंगा
करंट एसेट के अंदर जो हमें दिया हुआ है, एक तो इन्वेंट्रीज का जो अमाउंट हमें दिया हुआ था 1,80,000 का गिवन है, तो 1,80,000 इन्वेंट्रीज आ जाएंगी। इन्वेंट्रीज के अलावा फिर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था ट्रेड रिसेबल, तो ट्रेड रिसेबल हम लिख देंगे और ट्रेड रिसेबल का अमाउंट 5,50,000 था। उसके अलावा कैश एंड बैंक दिया हुआ था। मैंने तुम्हें उस वक्त भी बताया था कैश एंड बैंक, मैंने तुम्हें बताया था कि ओरिजिनल बैलेंस शीट में हमारे पास कैश 40,000 का था, फिर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा था 2,50,000 में, 2,50,000 में बेचा तो 2,90,000 और हमने फिर 85,000 का लोन लिया था। तो लोन लेने के बाद हमारे पास 3,75,000 टोटल अमाउंट हुआ और फिर हमने वो 375 अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे कर दिए। तो जाहिर है कि कैश एट बैंक अकाउंट में कोई पैसा अब नहीं आएगा। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इस क्वेश्चन को करने के बाद, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा बोनस इश्यू से रिलेटेड पॉइंट था, तो अब बोनस इश्यू के बारे में भी आपको क्लियरिटी हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमने पिकअप करा, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है 2.5 और लेट्स सी कि 2.5 में क्या दिया हुआ है। 2.5 जो क्वेश्चन है इसमें कहता है B1 Limited furnishes the following summarized balance sheet as at 31st of March 2023। अब बैलेंस शीट जो आपको दी हुई है, पहले तो फिगर्स लैक्स में है, इसका ध्यान रखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,200 लैक्स की है और तुम्हारा एक शेयर 10 रुपए का है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आपका बैलेंस जो है वो 175 का है। जनरल रिजर्व रेवेन्यू नेचर का रिजर्व है, इसमें 265 लाख रुपीस मौजूद हैं। फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ऑलरेडी तुम्हें क्वेश्चन में यहां पर मौजूद है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में बैलेंस 200 लैक्स का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो रेवेन्यू नेचर के हैं। बाकी ये तीन तुम्हें लायबिलिटी दी हुई है, डिवेंचर्स, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी। एसेट साइड पे मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल और कैश एट बैंक तुम्हें गिवन है। आगे कहता है कि ऑन 1st of April 2023 the company announced the buyback of 25% of its equity share at the rate of 15 per share। तो 1 अप्रैल 2023 को कंपनी ने ये डिसाइड करा कि हम 25% इक्विटी शेयर खरीदेंगे एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर के हिसाब से खरीदेंगे। इज इट क्लियर टू यू? फिर कहता है इस पर्पस के लिए हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को 75 लाख में बेचा। इन्वेस्टमेंट हमारी 74 लाख की थी, करेक्ट। आगे उसने ये भी बताया कि ऑन 5th of April 2023 कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक। तो कंपनी का टारगेट अचीव हो गया 5 अप्रैल 2023 तक। और फिर उसने कहा कि ऑन 30th of April 2023 कंपनी इश्यूड वन फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 by way of bonus for every 4 equity share held by the equity shareholders। Is it clear to you? तो लॉजिकली इस क्वेश्चन को तुम खुद कर सकते हो, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या प्रॉब्लम है, होनी तो नहीं चाहिए। चलो ठीक है, मैं समझ गया हूं कि आप कहना क्या चाहते हैं। एनीवे, तो ये जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए चलो मैं इधर की तरफ कर देता हूं। लीजिए जी, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज 2.5। तो 2.5 को बेटे आप निकालें और देखना शुरू कर दें। 2.5 हालांकि मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ऑलमोस्ट। तो 2.5 में वो क्या कहता है यहां देखें। सबसे पहले काम तो वही करना है जो मैं आपको बता चुका हूं, एनालिसिस का। एनालिसिस जब मैं एनालिसिस करूंगा तो एनालिसिस में मैंने लिखा नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक। कितने शेयर्स का बाई बैक हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। पहले तो आप ये देखो कि बैलेंस शीट में आपकी शेयर कैपिटल कितनी है, 1,200 लाख शेयर कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपए का है। तो इसका मतलब हमारे 120 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं। 1,200 डिवाइडेड बाई 10, 120 लाख हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और
उसका हम 25% जो है वो बाई बैक कर रहे हैं। तो 25% आपने इसका कंप्यूट कर लिया, तो इससे आपको ये पता लग गया कि हम 30 लाख शेयर्स का बाई बैक कर रहे हैं। 30 लाख शेयर्स का हमने बाई बैक करना है। ये चीज हमारे सामने एक तो क्लियर हो गई। जब ये हमारे सामने क्लियर हो गई 30 लाख का, तो हमें ये पता लग गया कि 30 लाख शेयर्स का हम बाई बैक कर रहे हैं। और मैं जस्ट वेट स्केल को ढूंढ रहा था। तो 30 लाख शेयर्स का बाई बैक है। अब 30 शेयर्स का बाई बैक है, तो हमने उसकी नॉमिनल वैल्यू को नोट करा और हमने नोट करा कि प्रीमियम कितने का है। तो नॉमिनल वैल्यू आपने नोट करी। नॉमिनल वैल्यू आपकी हो जाएगी 30 लाख शेयर्स इनटू ₹10, 10 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब 300 लाख रुपीस जो है नॉमिनल वैल्यू है जो तुम बाई बैक करोगे, 300 लाख। और प्रीमियम ऑन बाई बैक कितना होगा, बिकॉज हम जो वापस कर रहे हैं वो 15 के हिसाब से कर रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन बाई बैक जो हो जाएगा 30 लाख शेयर्स, 30 लाख इंटू ₹5, तो डेट इज इक्वल टू ₹150 लाख। तो 150 लाख रुपीस का अब की बार जो है वो प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन बाई बैक है। इतना काम करने के बाद अब अल्टीमेटली मुझे 300 लाख को रिप्लेस भी करना होगा। इसको रिप्लेस करने के लिए मुझे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी करना होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स के अलावा मुझे फ्रेश इशू अगर जरूरत पड़ी तो करना होगा। इस पॉइंट को करने से पहले हमने एंट्री करना शुरू करा। एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले तो एंट्री नंबर ए, कैंसलेशन ऑफ शेयर्स, कैंसलेशन ऑफ बॉट बैक शेयर्स, जो शेयर आपने वापस ले लिए, बॉट बैक शेयर्स एंड अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड अमाउंट ड्यू लिख लो बस। तो आपकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 30 लाख शेयर 10 रुपए वाले, यानी कि 300 लाख रुपए के शेयर। जितनी भी फिगर्स हैं वो लैक्स में, रुपीस इन लैक्स। तो 300 लाख रुपीस के शेयर हमारे पास वापस आएंगे, यानी कि इनको हम अब कैंसिल कर देंगे। प्रीमियम ऑन बाई बैक हमने देखा था 30 लाख इंटू 5 के हिसाब से 150 लाख था, तो 150 लाख हम प्रीमियम ऑन बाई बैक को भी राइट ऑफ करेंगे। प्रीमियम ऑन बाई बैक को बाद में राइट ऑफ करेंगे, फिलहाल अभी तो हमने डेबिट करा। और उसके अलावा 2 इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट। इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट में आपका अमाउंट आ जाएगा 450 लाख। तो ये एंट्री आपने कर दी। इस एंट्री को करने के बाद फिर इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो इन्वेस्टमेंट है उनको भी हमने बेच दिया, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर वो 74 लाख दिया हुआ है और बेचा तुमने उसको 75 लाख में। तो तुम्हारी जो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 75 लाख में तुमने बेचा है और इन्वेस्टमेंट तुम्हारी जो बाहर चली गई वो 74 लाख की बाहर गई है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट 74 लाख की तुम्हारी बाहर चली गई और टू पीएनएल, जो प्रॉफिट हो गया उसको तुम पीएनएल में ले जाओगे, 1 लाख का तुम्हें प्रॉफिट भी हो गया है। इस एंट्री को करने के बाद अब हम अपने वर्किंग के हिस्से पर आ सकते हैं। जहां तक वर्किंग का सवाल है, अच्छा प्रीमियम ऑन बाईबैक को अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं करा, तो प्रीमियम ऑन बाईबैक को भी राइट ऑफ कर दो। प्रीमियम ऑन बाईबैक रिटर्न ऑफ। अब प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करने के लिए मुझे अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम में 175 लाख मौजूद हैं और मुझे सिर्फ 150 लाख चाहिए। इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में इनफ बैलेंस मौजूद है।
तो बैलेंस शीट के अंदर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसमें 175 लाख हैं, लेकिन प्रीमियम ऑन बाई बैक तो 150 लाख ही है ना, तो मुझे 150 लाख ही राइट ऑफ करने के लिए चाहिए टू प्रीमियम ऑन बाई बैक। तो इस तरह प्रीमियम ऑन बाई बैक अकाउंट हमने राइट ऑफ कर दिया और सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा 150 से कम हो गया। अब हम अपनी यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस शीट के अंदर 175 हैं, लेकिन उसमें से तुमने 150 जो है प्रीमियम ऑन बाई बैक को राइट ऑफ करने में इस्तेमाल कर लिए। तो इसका मतलब है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में अभी जो बैलेंस है वो 25 लाख का है। इसका इस्तेमाल हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स के लिए कर सकते हैं। उसके बाद फिर अब मैंने बैलेंस शीट को देखा, जनरल रिजर्व है तो 265 लाख जनरल रिजर्व से हमने ले लिए। उसके अलावा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, हालांकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में काफी ज्यादा अमाउंट है। देखो 170 लाख का बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में, और अभी अभी हमने देखा कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 171 लाख है तो सही, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ बिकॉज टोटल अमाउंट मुझे चाहिए 300, रिप्लेसमेंट के लिए 300 चाहिए, और 285 तो ऑलरेडी हो चुका है ना, सॉरी 285 नहीं 290 ऑलरेडी रिप्लेस हो चुकी है। तो मुझे सिर्फ 10 लाख की और जरूरत है। तो मैं 171 लाख में से, हालांकि पीएनएल में 171 है, मैं 10 लाख इस्तेमाल कर लूंगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी कोई फ्रेश इशू की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसका मतलब अब यह भी हो गया कि मुझे जो अगली एंट्री करनी है वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की करनी है। अब जब मैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की एंट्री करूंगा तो एंट्री होगी यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स में हमने कौन कौन से रिजर्व इस्तेमाल करे, बस मुझे ये देखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमने इस्तेमाल करा है, 25 लाख का इस्तेमाल करा है। सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा हमने जनरल रिजर्व में से 265 इस्तेमाल करे हैं, और पीएनएल अकाउंट से हमने अभी अभी देखा कि 10 लाख हमने ट्रांसफर करे टू सीआरआर अकाउंट। तो ऐसा करने से सीआरआर अकाउंट में अब 300 लाख का बैलेंस आ गया। कितने का बैलेंस आ गया? 300 लाख का बैलेंस आ गया। कोई फ्रेश इशू इस क्वेश्चन में भी नहीं है। ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि इस क्वेश्चन में कोई फ्रेश इशू नहीं है। उसके अलावा फिर मैं एक्चुअल पेमेंट करूंगा। अब जब एक्चुअल पेमेंट करेंगे तो एक बार देख लेना चाहिए कि आपके पास सफिशिएंट कैश है या नहीं है। नेक्स्ट टाइम से आप ये भी दिमाग में रखें कि क्या आपके पास सफिशिएंट कैश है या नहीं है। ये आप डायरेक्टली अपने कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। आप ये देखें कि बैलेंस शीट में आपके पास बैलेंस मौजूद है, और आपने कुछ इन्वेस्टमेंट को भी बेचा है 74 लाख में। तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास इनफ कैश मौजूद है। अब बिकॉज मेरे पास इनफ कैश मौजूद है तो मैं एक्चुअल पेमेंट कर सकता हूं। इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट डेबिट, मुझे 450 लाख उनको पे करने हैं, और अब की बार मेरे पास सफिशिएंट कैश है तो मुझे कोई लोन वोन लेने की जरूरत नहीं है। 450 लाख मैंने पे कर दिए, करेक्ट। अब पे करने के बाद इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह बोनस इशू का पॉइंट है। तो एंट्री नंबर जी बोनस इशू से रिलेटेड है, बोनस टू शेयर होल्डर्स। तो बोनस इशू की एंट्री करने के लिए मुझे कुछ वर्किंग करनी पड़ती है, जैसा कि आपको मालूम है और जैसा कि अभी कुछ लम्हा पहले मैंने आपको बताया भी। हम पहले तो ये देखेंगे कि बोनस का रेशियो कितना है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कंपनी जो बोनस रेशियो कर रही है वो 1:4 के रेशियो में कर रही है, 1:4 के रेशियो में। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर हैं तो आपको 1 शेयर फ्री में मिल रहा है। इज इट क्लियर टू यू? बोनस रेशियो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करा जाता है, यानी कि जिस पॉइंट पे आप बोनस इश्यू कर रहे हैं उस वक्त आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो आप ये भी देखें। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके हैं, नंबर ऑफ शेयर्स देखो आपके 120 लाख शेयर्स हैं, 1200 लाख आपकी टोटल शेयर कैपिटल है, और 1 शेयर 10 रुपए का है। तो इसका मतलब 120 लाख आपके शेयर थे ओरिजिनली, लेकिन हमने उसमें से 30 लाख शेयर्स का बाईबैक कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि अभी इस वक्त हमारे 90 लाख शेयर होल्डर्स हैं, 90 लाख शेयर होल्डर्स हैं।
या कंपनी के इस वक्त नंबर ऑफ शेयर 90 लाख हैं। तो अब मैं बोनस अमाउंट कंप्यूट करूंगा। जैसा कि मैंने बताया, बोनस अमाउंट कैसे कंप्यूट करा जाता है या बोनस शेयर्स कैसे कंप्यूट करे जाते हैं, यानी कि कंपनी कितने शेयर्स फ्री में देगी। 90 लाख शेयर से हर 4 को डिवाइडेड बाय 1 हम 1 शेयर फ्री में दे रहे हैं। करेक्ट, हर 4 को 1 शेयर फ्री में दे रहे हैं। तो इससे मुझे यह पता लग जाएगा कि कंपनी कितने शेयर फ्री में दे रही है। 22.50 शेयर्स, इसका मतलब हम फ्री में दे रहे हैं, और उसको हम मल्टीप्लाइड कर देंगे फेस वैल्यू से, और फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए की है। तो इसका मतलब बोनस अमाउंट जो हो जाएगा, बोनस अमाउंट का मतलब होता है 225 लाख। इसका मतलब है कि हम इतने रिजर्व्स का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला बोनस इश्यू भी फुल्ली पेड शेयर्स को करा जा रहा है। करेक्ट, अब फुल्ली पेड शेयर्स को करा जा रहा है तो हमारे सीआरआर में 300 लाख रुपए मौजूद हैं, जो कि मुझे सिर्फ 225 चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो बोनस इश्यू करने के लिए, वैसे तो मैंने कहा था जब बोनस इश्यू फुल्ली पेड शेयर को करा जाता है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम को आप पहले इस्तेमाल कर ले, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में आप कोई पैसा नहीं है। तो फिर मैंने सीआरआर को इंपॉर्टेंस दी, और सीआरआर में सफिशिएंट बैलेंस है, 300 लाख है, लेकिन मुझे सिर्फ 225 चाहिए। तो सीआरआर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप बोनस लिख सकते हैं। तो इस एंट्री के करने से सीआरआर का बैलेंस 225 से कम हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हारी इक्विटी शेयर कैपिटल 225 से बढ़ गई। इज इट क्लियर टू यू? बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले ऑफ कोर्स शेयर होल्डर्स फंड हमने लिखना ही है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी फिर हम पहले तो लिखेंगे ए शेयर कैपिटल। हमारी टोटल ओरिजिनल शेयर कैपिटल 1200 लाख की थी, जो बैलेंस शीट में दी हुई थी 1200 लाख। 300 लाख का बाईबैक हमने कर लिया था, और उसके बाद अभी अभी हमने बोनस इशू करा है, तो 225 लाख रुपए से हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ भी जाएगी। तो इसका मतलब आउटर कॉलम में 1125 लैक्स की शेयर कैपिटल नजर आएगी, रुपीज इन लैक्स। तो इसका मतलब बाहर के कॉलम में 1125 लैक्स की इक्विटी शेयर कैपिटल नजर आएगी। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा फिर हम इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखेंगे। शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम। मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस शीट में 175 लैक्स थे। आपको याद होगा उस 175 में से हमने 150 लाख तो यूज कर लिए प्रीमियम को राइट ऑफ करने में, और 25 लाख हमने यूज कर लिए सीआरआर में ट्रांसफर करने में। तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में कोई बैलेंस अब नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ था। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 265 है, और ये हमने पूरे 265 इस्तेमाल कर लिए। हमने यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व से करा, यानी कि सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, तो जनरल रिजर्व में भी अब कोई बैलेंस नहीं है। उसके अलावा जहां तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सवाल है, 170 लैक्स थे, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और 10 लाख रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए सीआरआर में। तो इसका मतलब 161 लाख पीएनएल में मौजूद है। फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जो हमारे पास, एक तो बैलेंस शीट के अंदर भी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ऑलरेडी मौजूद है 200 लैक्स का, और फिर हमने जब यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करा तो 300 लैक्स सीआरआर में और बैलेंस आ गया। टोटल बैलेंस हो गया 500। उस 500 में से मैंने 225 बोनस इशू के लिए इस्तेमाल कर लिए। तो इसका मतलब 275 जो है मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा। उसके अलावा फिर हम इसमें लिख देंगे नॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में हमें 12% डिवेंचर्स दिया हुआ था,
तो 12% डिवेंचर जो है वो हमें 750 लाख के दिए थे, तो 750 लाख आप पहले तो यहां पर लिख देंगे। उसके अलावा फिर आप करंट लायबिलिटी लिखेंगे। करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स 745 हमें दिए हुए हैं। ट्रेड पेबल्स के बाद इस क्वेश्चन में हमें अदर करंट लायबिलिटी भी कुछ दी हुई थी 195 की। तो इस तरीके से आप अपनी लायबिलिटी साइड को बनाएंगे। जहां तक है एसेट साइड का सवाल, एसेट्स को देखें। एसेट साइड में सबसे पहले तो हम नॉन करंट एसेट लिखते ही हैं। नॉन करंट एसेट के अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके अंदर भी हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, एक तो मशीनरी दी हुई है 1800 लैक्स की, उसमें तो कोई चेंज होने का मतलब ही नहीं है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स भी हमें दिया हुआ है 226। इन्वेस्टमेंट भी हमें दी हुई थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट में अब कोई बैलेंस नहीं बचा है, क्योंकि 74 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, वो हमने ऑलरेडी बेच दी है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कोई बैलेंस अब नहीं आएगा। उसके अलावा फिर मैं करंट एसेट लिखूंगा। करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्रीज हैं, और इन्वेंट्रीज का जो बैलेंस था इस बैलेंस शीट में जो हमें गिवन थी 600 लाख का बैलेंस गिवन था। ट्रेड रिसेबल में 260 का बैलेंस था। और कैश एट बैंक, तो जहां तक कैश एट बैंक का सवाल है, हमें बैलेंस शीट के अंदर 740 लैक्स ऑलरेडी गिवन था, और तुम्हें याद होगा हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को 75 लाख में बेचा। तो इसका मतलब पे करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश था, इसीलिए हमें कोई लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और 450 लाख की फिर हमने पेमेंट कर दी। तो इसका मतलब 365 जो है वो हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया कि किस तरीके से करना है? हालांकि मैंने कहा जब क्वेश्चन में बोनस का भी एलिमेंट होता है तो जनरली उसमें वो तुमसे बैलेंस शीट नहीं पूछेंगे, आइए जी, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.6 को भी देखें। 2.6 एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, और 2.6 में क्या कहते हैं? B11 Limited furnishes the following summarized balance sheet as at 31st of March 2023. वो कहता है कि B11 लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के अंदर पहले तो जो फिगर्स हैं आपकी बार थाउजेंड्स में गिवन है। एक तो तुम्हें ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा हुआ है 5000। इसका मतलब क्या हो गया? 5000 तो लिखा ही है, इसके आगे 3 जीरो आप ऐड करोगे तो इसका मतलब 50 लाख। तो वैसे तुम 5000 ही पढ़ना। फिर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल से हमारा ज्यादा मतलब है। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जहां तक सवाल है, तुम्हें दिया हुआ है कि 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, फुल्ली पेड अप 3000 का मतलब 30 लाख हो गया, क्योंकि फिगर थाउजेंड्स में। उसके अलावा 20,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच भी है 2000, इसका मतलब 20 लाख रुपए की है। इक्विटी शेयर तो 10 रुपए का है, और प्रेफरेंस शेयर जो है वो 100 रुपए का है। अब इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। वो क्या कह रहा है? ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ध्यान से देखे बेटा, यहां ब्रैकेट में क्या लिखा है? इश्यूड 2 months बैक फॉर द पर्पज ऑफ बाई बैक। कभी कभी कोई कंपनी क्या करती है, देखो आपको मालूम है बाई बैक करने के लिए हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी करते हैं और हम फ्रेश इश्यू भी करते हैं, ये तो आपको मालूम है। अब कभी कभी किसी कंपनी को यह लगता है कि 1-2 महीने बाद हमने बाई बैक करना है, कंपनी के पास ये राइट है और कंपनी ऐसा कर सकती है। तो इस कंपनी ने क्या करा? कंपनी को मालूम है कि एक पर्टिकुलर डेट को हमने बाई बैक करना है, तो उसके 1-2 महीने पहले ही कंपनी ने एक फ्रेश इशू कर दिया। पहले ही कर दिया, और तुम्हें दिया हुआ है कि जो फ्रेश इशू करा गया है 20,000 शेयर्स हमने इशू करे हैं 100 रुपए वाले, इसका मतलब 20 लाख रुपए का फ्रेश इशू ऑलरेडी कंपनी ने कर चुकी है। कंपनी जिस दिन कंपनी ने फ्रेश इशू करा है उस दिन बाई बैक नहीं हुआ है, बाई बैक उसके 2 महीने के बाद हुआ है। लेकिन कंपनी ऐसा कर सकती है, कंपनी को मालूम है कि हमने बाई बैक तो करना ही है, तो कंपनी ने पहले ही फ्रेश इशू कर दिया। अब जस्ट इमेजिन करें, मान लेते हैं कि मेरा बाई बैक 30 लाख का है। अगर मेरा बाई बैक 30 लाख का है
ऐसी मैं ऐसी पूछ रहा हूं आपसे, अगर 30 लाख का है तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि फ्रेश इश्यू से ऑलरेडी रिप्लेसमेंट हो चुकी है 20 लाख की, और मुझे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करना पड़ेगा 10 लाख का। यानी कि फ्रेश इश्यू तो पहले ही हो चुका है, अब मुझे सिर्फ यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व 10 लाख का करना पड़ेगा। लेकिन सपोज मेरा बाई बैक मैं कहता हूं 20 लाख का है, सपोज मेरा बाई बैक 20 लाख का है, तो उस केस में यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सारी की सारी रिप्लेसमेंट जो है फ्रेश इश्यू से हो चुकी है और उसकी एंट्री मुझे करने की जरूरत नहीं है। देखो, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स तो मुझे करना ही नहीं है, और फ्रेश इश्यू 20 लाख का है, उसकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। बात समझ में आया या नहीं आया? तो इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये इस क्वेश्चन में एक अहम पॉइंट है। करेक्ट। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने लिखा है ब्रैकेट में कि जो ये प्रेफरेंस शेयर है ये हम 2 महीने पहले ही ऑलरेडी इश्यू कर चुके हैं। आगे इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, आगे कहता है ये 3000 2000 मिला करके 5000 दिया हुआ है, पॉइंट ये है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में कहता है कैपिटल रिजर्व में 10 का मतलब 10,000, क्योंकि फिगर थाउजेंड्स में। रेवेन्यू नेचर के जो रिजर्व्स हैं उसमें 4000, और इसमें 3 जीरो में ऐड कर दूं तो इसका मतलब 40 लाख रुपए पड़े हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 जीरो और आगे ऐड कर दूं तो इसका मतलब 5 लाख रुपए पड़े हैं। उसके अलावा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है, तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस में इतना पैसा है। फिर कहता है नॉन करंट लायबिलिटीज हैं डिवेंचर के रूप में। फिर कहता है करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजंस में 40 है। टोटल तुम्हें जो दिया हुआ है 11,750 का दिया हुआ है। फिर तुम्हें दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट तो 3000 है, उसमें डेप्रिसिएशन 250 का माइनस करके नेट वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू 2750 की है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फिर तुम्हें दी हुई है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो तुम्हें दी हुई है 5000 की है। फिर करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस इंक्लूडिंग कैश एट बैंक, यानी कि जो कैश एट बैंक है वो करंट एसेट लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर ही इंक्लूड है, 4000 का है। फिर कह रहा है कंपनी पास्ड ए रेजोल्यूशन टू बाई 20% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर। वो कहता है कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास करा कि हम 20% इक्विटी शेयर कैपिटल का बाई बैक करेंगे, और फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख एट रुपीज 25 लाख। तो कंपनी ने इस पर्पस के लिए क्या करा, कंपनी ने 20% इक्विटी शेयर को पहले तो 15 रुपए के हिसाब से खरीदा, और इस पर्पस के लिए उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट, याद रखें कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट जो हमें दी हुई थी, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 5,000 लाख का दिया हुआ है, यानी कि 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है। 50 लाख में से कहते हैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को हमने बेचा है और 25 लाख रुपए में हमने बेचा है। ये क्वेश्चन है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जस्ट मैं थोड़ा सा आपको पार्ट बता रहा हूं इसका, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। लीजिए जी, तो इस क्वेश्चन को भी फिर करते हैं तो आपकी समझ में फिर ज्यादा और अच्छी तरह से आ जाएगा। करेक्ट, जैसा कि हमारी कोशिश रहती है। आइए, 2.6 क्वेश्चन है, तो 2.6 को हमने करना शुरू करा। 2.6 को करने के लिए हमेशा की तरह हमने वही करा जो अभी तक हम करते चले आ रहे थे। पहले तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स देखे, नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक, नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बॉट बैक, तो कितने शेयर्स को आप वापस लेके आएंगे बीइंग बॉट बैक। तो पहले तो आप ये देखें कि आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारी 30 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है। करेक्ट, 30 लाख रुपए की, और एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब टोटल हमारे 3 लाख शेयर्स हैं। और क्वेश्चन में लिखा था कि हम 20% का बाई बैक कर रहे हैं, तो 20% का बाई बैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब 60,000 इक्विटी शेयर्स का हम बाई बैक इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। अब 60,000 शेयर्स का बाई बैक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बाई बैक करने के लिए मुझे यह देखना पड़ेगा कि इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में लिखा है, पहले तो नॉमिनल वैल्यू हम लिख लें 60,000, और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए की है, तो इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 लाख की हो जाएगी। तो 6 लाख रुपीस से आपका कैपिटल बेस कम होगा,
और मुझे इसको प्रीमियम पे बाई बैक करना है, तो प्रीमियम ऑन बाई बैक कितना हो जाएगा? प्रीमियम ऑन बाई बैक विल बी इक्वल टू 60,000 इंटू 5, क्योंकि हम 15 रुपए के हिसाब से बाई बैक कर रहे हैं, तो डेट इज इक्वल टू 3 लाख। तो 3 लाख रुपए का प्रीमियम भी मुझे पे करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखते हैं? जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है वो ये है, देखो यहां पर बाद में जब हम अपने कैपिटल बेस को रेस्टोर करने के लिए नॉर्मली हम वर्किंग करते हैं, और मैंने कहा कि वर्किंग करने में हम यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी करते हैं और हम फ्रेश इशू भी करते हैं। और मैंने बताया था जब फ्रेश इशू एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन हो तो हम पहले फ्रेश इशू को करते हैं। अब इसमें समस्या क्या है कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है कि कंपनी ने 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे 100 रुपए वाले 2 महीने पहले ही करे। 2 महीने पहले ही हमने प्रेफरेंस शेयर 20 लाख रुपए के इशू करे, तो हमें तो सिर्फ 6 लाख की रिप्लेसमेंट करनी है ना, तो ऑटोमेटिकली वो रिप्लेसमेंट तो हो ही गई। पहले तो पॉइंट क्या समझना है कि इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू गिवन है, इट इज गिवन एंड गिवन इन बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट में गिवन है। गिवन इन बैलेंस शीट, फ्रेश इशू इज गिवन एंड गिवन इन बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 2 मंथ्स बैक हमने ये प्रेफरेंस शेयर इशू करे। गिवन एंड गिवन इन बैलेंस शीट, इट मीन्स एंट्री हैज ऑलरेडी बीन डन। इसका मतलब है इट मीन्स भाई कोई आइटम बैलेंस शीट में तभी तो आ सकता है जब उसकी एंट्री आप कर चुके होंगे। इट मीन्स एंट्री हैज ऑलरेडी बीन डन, इट मीन्स एंट्री हैज ऑलरेडी बीन डन, करेक्ट, एंट्री हैज ऑलरेडी बीन डन। तो इसका मतलब हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। तो अगर मैं एंट्री इसकी कर चुका हूं तो मुझे अब फ्रेश इशू की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है और इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की जरूरत ही नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? इस क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे 6 लाख चाहिए और 20 लाख का फ्रेश इशू इस क्वेश्चन में हो रहा है। ये इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है, ये भी पास्ट एग्जामिनेशन से लिया हुआ क्वेश्चन है। अब मैं पहली एंट्री करूंगा और पहली एंट्री कैंसिलेशन एंड अमाउंट ड्यू की है। कैंसिलेशन एंड अमाउंट ड्यू मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो कैंसिलेशन एंड अमाउंट ड्यू, कैंसिलेशन और अमाउंट ड्यू की एंट्री हमने कर दी। कैंसिलेशन एंड अमाउंट ड्यू की एंट्री जब मैं करूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 60,000 शेयर्स का बाई बैक हो रहा है, 10 रुपए के हिसाब से है, तो इसका मतलब 6 लाख रुपए से मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। प्रीमियम ऑन बाई बैक, और प्रीमियम ऑन बाई बैक जो है 60,000 इंटू 5, डेट इज इक्वल टू 3 lakhs। लो जी, तो प्रीमियम ऑन बाई बैक 3 लाख का है। टू इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट, इक्विटी शेयर बाई बैक अकाउंट में कितना लिखेंगे? 9 लाख लिखेंगे। ये 9 लाख भी कर दिया। पहली एंट्री को करने के बाद फिर इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ था कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचा है, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हालांकि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आपको याद होगा 50 लाख की है, लेकिन नीचे उसने लिखा था कि हमने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट को 25 लाख में बेचा है, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। पहले तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब नीचे उसने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट को हमने 25 लाख में बेचा, तो मैं कितना डेबिट करूंगा? 25 लाख। और इन्वेस्टमेंट उसने लिखा कि 10 लाख की हमने बेची है, तो 2 इन्वेस्टमेंट्स, तो 2 इन्वेस्टमेंट्स मैंने लिख दिया और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर चली गई, करेक्ट। तो इसका मतलब मुझे फायदा हो गया। फायदा कितने का हो गया? 15 लाख का हो गया। 15 लाख का फायदा होगा तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो 15 लाख से ये एंट्री भी तुम्हारी हो गई। फिर हम अपने प्रीमियम को भी इस क्वेश्चन में राइट ऑफ कर सकते हैं। प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? लेट अस से, तो राइटिंग ऑफ प्रीमियम, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक,
तो प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ कर देते हैं। क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम में इनफ बैलेंस है और मुझे प्रीमियम 3 लाख का राइट ऑफ करना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम से मैंने 3 लाख निकाल लिए राइट ऑफ करने के लिए टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक 3 लाख। नॉर्मली इस एंट्री को करने के बाद हम फ्रेश इशू की या यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की एंट्री करते हैं। तो इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू की एंट्री मुझे करने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करने की जरूरत है, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स की तो जरूरत ही नहीं है। फ्रेश इशू ही सफिशिएंट है और फ्रेश इशू की लेकिन हम एंट्री ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका मतलब मुझे अब सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करनी है। क्या करनी है? एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करनी है, एक्चुअल पेमेंट। अब जब मैं एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करूंगा, एक्चुअल पेमेंट, तो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट 9 लाख रुपीस मुझे पे करने हैं टू बैंक अकाउंट 9 लाख। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। करेक्ट। क्वेश्चन में से तुमसे इसमें एंट्रीज पूछी हैं, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में एंट्रीज होंगी। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। इस क्वेश्चन को करने के साथ ही फिर इसका मतलब ये है कि हमारा सेक्शन 2 भी फिनिश अप हो गया है। करेक्ट। तो उसके बाद सेक्शन 3 बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम सेक्शन है। इस सेक्शन का जो ताल्लुक है वो है टेस्ट ऑफ बायबैक से। ये टेस्ट ऑफ बायबैक क्या होता है? यानी कि जब कोई कंपनी बायबैक करती है तो यह कंपनी की मर्जी पे डिपेंड नहीं करता कि जितने मर्जी शेयर है हम बायबैक कर लेंगे। उसको, कंपनी को यह देखना पड़ता है, कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करे गए हैं और उन टेस्ट के हिसाब से ही कंपनी बायबैक कर सकती है। तो इसका डिस्कशन फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना काफी है। करेक्ट। Okay.